गुड इवनिंग एंड वेलकम टू टुनाइट्स फरिया। धरना खत्म हो गया मगर बहुत सारे सवालात अभी बाकी हैं। लेट्स टेक अ लुक एट द हेडलाइंस टुनाइट। धरने वाले तो चले गए मगर हुकूमत की साख भी अपने साथ ले गए। आखिरकार फौज की जमानत पर हुकूमत और तहरीके लब्बैक के दरमियान मुआहदा तय पा गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फौज की सालिसी पर एतराज कर दिया। अनुशा रहमान को बचाने के लिए जाहिद हामिद की कुर्बानी दी गई। जस्टिस शौकत सिद्दीकी के रिमार्क्स। हुकूमत की नाकामी के बाद फौज की सालिसी पर एतराज क्यों किया जा रहा है, पूछेंगे तर्जुमान हुकूमत पंजाब मलिक अहमद खान से। पाक सरजमीन पार्टी के सेक्रेटरी जनरल रजा हारून से। दिफाई तज्जियाकार जनरल अमजद शुएब से और तज्जियाकार एंड राइटर मारवी सिरमत से। एंड वेरी वार्म वेलकम टू द शो। तहरीके लब्बैक का 22 रोज तक जारी रहने वाला धरना बिलाखिर खत्म हुआ मगर बहुत ही अफसोसनाक मोड़ आने के बाद बहुत सारे सवालात छोड़ गया है। हम आपको याद कराते हैं कि चीफ मिनिस्टर पंजाब शहबाज शरीफ ने क्या एडवाइस की थी इस मामले को हल करने के लिए। लेट्स वॉच दैट। अदब और बड़ी हजार बार माफी मांग कर ये कहूंगा कि एक दो ऐसे जो कल के आने वाले मुशीर जिनको सिर्फ अपनी गाड़ी और ओहदे से ताल्लुक था उन्होंने गलत मशवरे दिए। और मैंने जनाब कायद से कहा है कि जिसने भी ये लफ्ज बदला है उसको निकालने का भी ना जवाब। मगर मियां नवाज शरीफ ने अपने भाई की बात को अहमियत नहीं दी और फिर इसका नतीजा पूरे पाकिस्तान ने भुगता। 2 रोज तक पूरे मुल्क को संगीन बुहरान में डाल दिया गया। पता नहीं चल रहा था कि इस्लामाबाद में किसकी रिट कायम है। टीवी चैनल्स की नशरियात बंद करके 6 नवंबर की इमरजेंसी की याद भी ताज़ा कर दी गई और ऑपरेशन के हवाले से बहुत सारे सवालात भी उठाए गए। जिस वक्त इंटीरियर मिनिस्टर ने आके ये कह दिया कि वो तो लूप में ही नहीं थे, उनका तो इससे ताल्लुक ही कोई नहीं है। उससे पहले इंटीरियर मिनिस्टर क्या कहते रहे, लेट्स वॉच हिम। अभी मैं ऐलान ऑपरेशन का 3 घंटों के अंदर हम जगह खाली करा सकते हैं, लेकिन उसके नतीजे में मुझे कौन गारंटी देगा कि इंसानी जानों का नुकसान नहीं होगा। उसके नतीजे में कौन मुझे गारंटी देगा कि लाल मस्जिद वाला और मॉडल टाउन वाला खेल नहीं होगा। आखिरकार एक मुआहदा जिस पर आज काफ़ी सवालात भी उठाए गए उसके तहत मामला निबट गया है। इतलात ये हैं कि रास्ते खुलने शुरू हो गए हैं, मामलात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। इस मुआहदे के मुताबिक तहरीके लब्बैक जाहिद हामिद के खिलाफ कोई फतवा जारी नहीं करेगी। राजा ज़फ़रुल हक की इंक्वायरी रिपोर्ट 30 दिन में मंजर आम पर लाई जाएगी। 3 दिन तक मजहबी जमातों के तमाम कारकुनों को रहा कर दिया जाएगा। धरने पर हुकूमती एक्शन के खिलाफ 30 दिन के अंदर इंक्वायरी करके जिम्मेदारों का तयन भी किया जाएगा। सरकारी और गैर सरकारी इमलाक का तमाम नुकसान वफाकी और सूबाई हुकूमतें पूरा करेंगी। तहरीके लब्बैक धरना खत्म करके मुल्क भर में कारकुनों को पुरअमन रहने की तलकीन करेगी। जो इंटरेस्टिंग बात थी कि नाकाम ऑपरेशन के बाद हुकूमत ने फौज की मदद ली और ये मुआहदा भी फौज की सालिसी में ही हुआ। मुआहदा तो हो गया मगर फौज के सालिस बनने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शदीद इतराज किया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो रिमार्क्स दिए गए वो कुछ यूं हैं। मुल्क के इदारे ही रियासत के खिलाफ काम कर रहे हैं। अगर फौजियों को सियासत करने का शौक है तो वो नौकरी से मुस्तफी होकर सियासत में आ जाएं। मुल्की आइन में आर्मी चीफ की बतौर सालिस बनने की क्या हैसियत है। फौज का यह किरदार काबिल कबूल नहीं कि कानून तोड़ने और कानून नाफिज कराने वालों के दरमियान सालिसी का किरदार अदा करे। इससे तो जाहिर होता है कि धरने के पीछे यही थे। अनुशा रहमान को बचाने के लिए जाहिद हामिद की कुर्बानी दी गई। अपने फैसले में अदालत ने लिखा है कि मुआहदे की शराइत पर अदालत को संजीदा इतराज़ात हैं। वफाकी हुकूमत और सालिस ने घटिया ज़बान पर धरना क़यादत से माफ़ी का नहीं कहा। अदालत को मुआहदे की शराइत और तरीक़ाकार पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। सवाल ये है कि जब फ़ौज को बुलाया गया तो उसके बाद सालिसी का किरदार
किसने उनको दिया? इसके बारे में इतलात ये हैं कि प्राइम मिनिस्टर की मुशावरत से ये बात तय की गई थी कि फ़ौज सालसी का किरदार अदा करे। कानून का भी जिक्र किया जाता है इसमें, हम उससे भी बात करेंगे, बट आई स्टार्ट विद यू रज़ा हारून साहब। जो हुआ इसको हम क्या कहें? मैं इस सारे एपिसोड को और जो भी ख़ास तौर पे जो केओस क्रिएट हुआ है, इट्स अ फेलियर ऑफ द स्टेट, स्पेशली द फेलियर ऑफ द रूलर्स, जिनका काम है गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव ब्रांच, जिसका काम है। आप ये देखें कि हमारे पास 2 दिन तक खसूसन कोई ब्रीफिंग नहीं थी, स्पेकुलेशंस थी, रूमर्स थी जो ग्रुपों में बाकायदा डिस्ट्रीब्यूट हो रही थी। केओस की सिचुएशन, इस गवर्नमेंट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जिम्मेदारी नहीं कबूल करते, अपने आप को ये जिम्मेदार बनाते नहीं हैं। कौम के सामने आकर ट्रांसपेरेंट और फेयर अंदाज में अगर 2 या 3 प्रेस ब्रीफिंग होती तो मैं समझता हूँ ज़्यादा वाज़ेह सूरत हाल होती। आज भी जब हम बात कर रहे हैं तो वी आर रिलाइंग ऑन न्यूज़ कमिंग आउट ऑफ द कमेंट्स। इस्लामाबाद के ऑनरेबल हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस साहब हैं उनके कमेंट्स हैं, दीगर कमेंट्स हैं। कोई आके 3 से 4 दिन हो गए, स्पेशली इसमें इस पूरे एपिसोड में, स्पेशली 2 दिन में, 3 दिन में मासूम इंसानी जाने भी अपने हाथ से दो बैठी, लेकिन हमें कोई प्रेस ब्रीफिंग मुझे तो नजर नहीं आई। मुझे तो स्टेट का वो ऑर्गन नजर नहीं आया जो हर वक्त कोर्ट के बाहर खड़ा होकर हर तरह की ब्रीफिंग के बाद हमें पूरा एजुकेट करने की कोशिश करता था कि कानून क्या है, अंदर क्या हुआ। हमें वो मिसिंग नजर आया। ये केओस की टोटल जिम्मेदारी मेरे अपने तज्ज़िये के मुताबिक सिविल गवर्नमेंट के ऊपर है, मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर पर है। उन्होंने जो बयानात दिए, जिस तरीके से वो हमें एजुकेट नहीं कर सके, हमें अवेयर नहीं कर सके। फिर सबसे बड़ी बात ये मीडिया ब्लैकआउट की तो मुझे कोई मंतक समझ में नहीं आई कि वाई मीडिया ब्लैकआउट क्यों। आप उस डोमेन की ब्रॉडकास्ट को बंद कर सकते थे, लेकिन टोटल आपने बंद करके लोगों को मैं समझता हूँ जिस तरीके से वो अवेयरनेस आ सकती थी मीडिया के जरिए वो भी बंद हो गई। तो 24 घंटे 36 घंटे तो हमें नहीं मालूम क्या हुआ। हमें तो अब ये खबरों के जरिए पता चल रहा है और जो मुआहिदा हुआ वो भी हमें खबरों के जरिए पता चल रहा है। तो बेहतर तो ये होगा कि सबसे पहले हमें कोई ऐसा बंदा जो फेडरल गवर्नमेंट का नुमाइंदा हो, वो आकर इस पूरे सिचुएशन पे एक भरपूर ब्रीफिंग तो दे कि क्या हुआ है। स्पेकुलेशन पे तो गुफ्तगू बहुत डेंजरस है। इंस्टीट्यूशंस एक दूसरे के खिलाफ अगर बात करेंगे, इससे कौन सी स्टेट की रीड मजबूत होगी। ये तो बिल्कुल ये क्योटिक सिचुएशन में लाके हमें खड़ा कर दिया गया है। राइट, दस्तूर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान आर्टिकल 245, इस पर एक नजर डालें तो मुसल्लह अफवाज वफाकी हुकूमत की हिदायत के तहत बैरूनी जारहियत या जंग की खतरे के खिलाफ पाकिस्तान का दिफा करेंगी और कानून के ताबा शहरी हुकाम की इमदाद में जब ऐसा करने के लिए तर्क किए जाएंगे काम करेंगी। शेख एक ही कहती है उसके तहत वफाकी हुकूमत की तरफ से जारी शुदा किसी हिदायत के जवाब को किसी अदालत में ज़ेर इतराज़ नहीं लाया जाएगा। इसी की शिक पॉइंट 3 इसका ये है, कोई अदालत आलिया किसी ऐसे इलाके में जिसमें पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज फिल वक्त आर्टिकल 245 की तामील में शहरी हुकाम की मदद के लिए काम कर रही हों, आर्टिकल 199 के तहत कोई इख्तियार समात इस्तेमाल नहीं करेगा। मगर आगे एक और पॉइंट भी है, शर्त यह है कि इस शिक का उस दिन से ऐन कबल जिस पर मुसल्लह अफवाज ने शहरी हुकाम की मदद के लिए काम करना शुरू किया हो, किसी ज़ेर समात कार्रवाई से मुतालिक अदालत आलिया के इख्तियार समात को मुतासर करना मकसूद नहीं होगा। जनरल साहब, जो काम किया फौज ने, क्या वो उनके दायरे इख्तियार से बाहर था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, दायरे इख्तियार से बाहर का तो आप ठीक है, उसको डिबेट कर सकते हैं। मेरे अपने ख्याल के मुताबिक दायरे इख्तियार से बाहर नहीं था। इसकी ऑलरेडी मौजूद है, नज़ीर भी मौजूद है। पिछले धरनों में भी इसी तरह प्राइम मिनिस्टर ने उनको कह के तो करवाया। जनरल राहील शरीफ के नुमाइंदे जो हैं वो गुफ्तगू करते रहे जाके धरने वालों से। असल चीज़ ये है कि एक तो आर्मी को प्रीमेच्योरली बुलाया गया। होता ये है कि जब आपके पास पुलिस और रेंजर्स मौजूद हैं तो पहले आप उनसे काम करवाते हैं और अगर वो पूरी तरह नाकाम हो जाएं और ये ना कर सकें तो फिर आर्मी को बुलवाया जाता है, क्योंकि आर्मी के पास सवाए फोर्स के इस्तेमाल करने की और कोई चीज़ नहीं है। उनके पास वो पुलिस की तरह लाठियाँ नहीं होती, उनके पास कोई और ज़रिया ऐसा नहीं है कि वो ढालें लेके चलें और इस तरह का काम करें जो पुलिस वाले करते हैं। जैसे राइट फाइटिंग होती है, राइटर्स के साथ ये लड़ते हैं, तो इसलिए वो बड़े एज ए लास्ट रिजॉर्ट वो किया जाता है और उसमें बड़ी एहतियात रखी जाती है, क्योंकि फिर आर्मी जब ये करती है तो फिर लाशों के ढेर लगते हैं।
क्योंकि उन्होंने तो फोर्स यूज़ करनी है। चुनांचे हमेशा ये चीज़ रियासत के मुफाद में नहीं है कि वो लाशों के ढेर लगवाए, और आर्मी कोशिश यही करती है कि वो किसी न किसी तरह सिचुएशन अवॉइड करे, वो सुलझा दे सिचुएशन को, ताकि अपने ही लोगों के खिलाफ यूज़ ऑफ फोर्स के बाद नफरत पैदा ना हो मुल्क में और उसको बाहर की फोर्सेस एक्सप्लॉइट ना करें। तो ये इस लिहाज से ये मैं समझता हूँ इम्पॉर्टेंट होता है। लेकिन तरीक़ाकार जो है वो क्या था, गवर्नमेंट को क्या यही तरीका इख्तियार करना चाहिए था? गवर्नमेंट के पास एक नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है जिसमें ये चीज़ जाके डिबेट हो सकती थी, आपस में बैठ के ये सारे, बजाय इसके कि बाहर ख़बरों में आता कि आर्मी चीफ को इन्होंने ये कहा और उसने आगे जवाबन ये कहा, वहाँ पे आपके सारे पार्टिसिपेंट जो हैं वो मुतल्लका हैं, उनका इस चीज़ से वास्ता है, इंटीरियर मिनिस्टर भी उसमें होता है, तो वहाँ बैठ के ये एक पॉलिसी वर्कआउट कर सकते थे कि हमने सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। दूसरा, अगर मुज़ाकरात करने थे तो ये पार्लियामेंट में चीज़ डिस्कस हो सकती थी, क्योंकि पार्लियामेंट की कमेटी सारी पार्टियों की कमेटी थी जिसने कि इसकी चीज़ की अप्रूवल दी। अब वो सारे जिम्मेदार थे इस चीज़ के, और वो खुद एक ऐसा ग्रुप तश्कील दे सकते थे जो जाकर मुज़ाकरात करता, अगर मुज़ाकरात करने थे, जिसमें मजहबी पार्टियों के मेंबर भी हो सकते थे, पॉलिटिकल मेंबर भी हो सकते थे, और तमाम पार्टियों पे मुश्तमिल एक ग्रुप तश्कील दिया जाता है जिसमें 8-10 लोग होते, और वो जाके धरने वालों के मुतालबात सुनते और उनसे एक मुज़ाकरात के ज़रिए एक मामला हल कर लेते। लेकिन हुकूमत ने कोई भी जो लॉजिकल इसमें स्टेप्स लिए जा सकते थे वो इख्तियार नहीं किए, और ख़ुद ये कहा कि हम 3 घंटे में इसको सॉल्व कर सकते हैं, 3 घंटे में ये सारा कुछ ख़त्म किया जा सकता है, और वो मैं समझता हूँ क्या उसकी तरफ जो कि नहीं हो सका। I'll come to you, Maurice Simrat Sahaba, but right after a break, keep watching Transparent. एंड वेलकम बैक। हुकूमत से क्या कोताही हुई कि जिम्मेदार का तयन करती? मायूस सिमत साहबा, आपने इस हवाले से ट्वीट भी किया है, बट शफकत महमूद साहब ने हमारे प्रोग्राम में क्या कहा था, लेट्स वॉच दैट। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जो अमेंडमेंट है या जो चीज है चेंज की जाए, उसको एटलीस्ट डिस्कस जरूर किया जाए सब मेंबर्स के साथ। ऐसा नहीं किया जाता है। आपने कहा था कैसा नहीं बिल्कुल किया जाता है, लेकिन ये डिस्कस नहीं हुआ, किसी स्टेज पे डिस्कस नहीं हुआ। ये अपोजिशन का दावा ये है कि हमसे ये बात डिस्कस ही नहीं हुई। मायूस सिमत साहबा, इज दैट पॉसिबल? नहीं, देखें, इनमें से किसी ने उस पर एतराज नहीं उठाया, ये बात दुरुस्त है। अगर डिस्कशन तो तब होती ना जब ये एतराज उठाते, डिस्कशन हो जाती। जो जो चेंज होता है वो हमारे बताते हैं कि हम ये तब्दीली करने जा रहे हैं। तो ये सब कुछ तो मौजूद था ना। मैं इसीलिए कहती हूँ, मैं मुतालबा करती हूँ गवर्नमेंट से कि वो सारे मिनट्स पब्लिक करे। ये जो सब कमेटी के मिनट्स थे, इनका वर्बेटिम भी बनता है, इसको पब्लिक करे। वहां पर डिस्कशन जो है ये पूरा प्रेजेंट किया गया, ये वहां से पास हुआ सब कमेटी से, ये कमेटी से पास हुआ, ये हाउस से पास हुआ। तो देखिए, किसी ने सिर्फ सेनेट में हाफिज हमदुल्ला ने एतराज उठाया और उन्होंने अपनी मोशन पेश की जिसमें उन्होंने कहा कि ये जो 7 B और C है, इसके हवाले से उन्होंने मुतबादिल अपनी जो है अमेंडमेंट पेश की, जिसके खिलाफ वोट किया पीपल्स पार्टी और PTI ने। डू यू नो दिस? इस अमेंड जो ये हमदुल्ला साहब ने किया, उसके खिलाफ वोट किया था, वो डिफीट कर दी थी वो मोशन। तो उसका जवाब तो दे PTI पहले। मतलब अब अपनी स्किन बचाने के लिए सब इधर उधर होके बैठ गए हैं। एक इंतहाई, मैं समझती हूँ आज एक डार्क डे है पाकिस्तान का, जिसमें पाकिस्तान की रियासत ने हथियार डाल दिए इनके सामने। क्या करते हैं? मारते हैं इनको? क्या करते हैं भाई? अच्छा, तो फिर इसका मतलब है कि आप तालिबान को भी मारने के खिलाफ है? तालिबान क्या फर्क क्या, मुझे बताएं ना, फर्क क्या है? इन्होंने मुतालबा करने आते तो इन्होंने वायलेंस किया, इन्होंने पुलिसमैन मर गया। भाई आप क्या बात करिए? तो जब ऑपरेशन शुरू हुआ, ऑपरेशन तो उनको इजाजत है कि वो मारे। जिस वक्त जो जख्मी है फरीहा साहिबा, जो जख्मी है हॉस्पिटल में, आप उनकी लिस्ट खोल के देखें ना, आधे से ज्यादा 70% पुलिस वाले उसमें है कि नहीं? इनके पास गैस मास्क इनको किसने दिए? इनके पास पहले से गैस मास्क मौजूद थे। हुकूमत ने जब ऑपरेशन करती है ना सिक्योरिटी एजेंसीज, तो वो कैसे करती हैं? वो टीयर गैस छोड़ती हैं, वो पानी के शॉवर छोड़ती हैं। इनके पास सब इंतजामात मौजूद थे। हुकूमत की नालायकी और नाअहली ये है कि जब ये सब इंतजामात हो रहे थे तो वो कहाँ थी? IB ने क्यों रिपोर्ट नहीं दी? कहाँ थी ISI? क्यों रिपोर्ट? नंबर 1 इंटेलिजेंस एजेंसी। भाई ये सब कुछ यहाँ पे जमा हो रहा था, तो उस वक्त आपकी एजेंसियां किधर थी? लेकिन इंटीरियर मिनिस्टर
मिनिस्टर पहले कह चुके हैं इंटरव्यू में कि हमारे पास इत्तलात हैं कि इनके पास असलहा भी है, इंटेलिजेंस एजेंसीज ने इनको एक महीना पहले दी और बताई। अभी हमारी बात हो रही, अब नहीं सर, इंटेलिजेंस एजेंसी की जो रिपोर्ट पेश की गई है कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा इसमें कुछ है ही नहीं भाई, हमने जो पूछा वो बताएं, हमें बताएं कि कहां से इनको खाना आ रहा है, हमें बताएं कहां से इनके पास असलहा आ रहा है। आज जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी जस्टिस शौकत सिद्दीकी ने भी यही बात की है, उन्होंने ये रिमार्क दी ना, ये तो बताएं कि भाई जो सामने कौन बैठा हुआ है ये तो सबको पता है, ये तो हमें भी नजर आ रहा है। तो जो इंटेलिजेंस एजेंसीज की रिपोर्ट थी दोनों की, आईबी की भी और आईएसआई की भी, वो इस काबिल नहीं थी कि उनके ऊपर, इसलिए उनको दोबारा कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा दोबारा रिपोर्ट पेश करें। और ये आईबी तो खासतौर पर सिविलियन गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करती है, तो आईबी ने किधर क्यों रिपोर्ट नहीं पेश की, क्यों गाइड नहीं किया हुकूमत को वक्त पे कि उस असलहे की सप्लाई को रोका जाता। उस खाने की आप जब ऑपरेशन करते हैं ना जी, तो सबसे पहले जाके डंडे नहीं मारना शुरू कर देते, ठीक है, ये सबसे पहले आप उनकी सप्लाई लाइन को रोकते हैं। लेकिन जब किसी ने इनकी वजह से हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा सके, तो अब तालिबान की वजह से भी नहीं जा सके थे, तो फिर इनमें उनमें क्या फर्क है? इन्होंने मिनिस्टरों के घर जाके उनके घर जलाए, इन्होंने मिनिस्टरों के घरों में तोड़फोड़ की है, इन्होंने जरगुमाल किया पुलिस वालों को। आज सुबह इन्होंने जब ये सो कॉल्ड एग्रीमेंट हो गया, सो कॉल्ड एग्रीमेंट ऑफ द डिफीट ऑफ द स्टेट ऑफ पाकिस्तान जब हो गया, तो उसके बाद भी इस शख्स ने वहां पे मौजूद जर्नलिस्टों को अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जरगुमाल बनाया कि नहीं 15 मिनट तक। तो जब आप इनको ऐसे एम्बोल्डन करेंगे, और पूरी स्टेट, मैं सिर्फ हुकूमत को नहीं कहती, तमाम स्टेट के ऑर्गन इसमें शामिल है, हमारी और ऑपोजिशन पार्टीज इसमें शामिल है, जो हुकूमती पार्टी है वो इसमें शामिल है। 20 दिन तक आप क्या कर रहे थे? राइट मलिक, क्या कर रहे थे आप? थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। धरना क़यादत से मुज़ाकरात के लिए फौज से मदद ली थी आपने या ऑपरेशन के लिए मदद ली थी? देखिए प्रिया, मैं आपके साथ, आपका सवाल बड़ा पर्टिनेंट है, बट बिफोर आंसरिंग दैट मुझे आपसे ये कहना पड़ेगा कि दो सिचुएशंस हैं ब्रीफली। एक तो जो ड्यूरिंग ऑपरेशन थी और एक पोस्ट ऑपरेशन। ड्यूरिंग ऑपरेशन हमने देखा कि जो एफर्ट की गई उसमें कोई कामयाबी मिली, फिर नुकसान हुआ, फिर इंजरीज हुई, फिर डेथ्स हुई। और पोस्ट ऑपरेशन ये हुआ कि भी ऑपरेशन पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था, तो मुल्क के तूलो अर्ज के अंदर लाशें गिरनी शुरू हुई। नतीजतन आपके पूरे पाकिस्तान के अंदर स्कूल्स बंद करने के नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए, पेट्रोल की किल्लत हो गई, पंजाब के किसी बड़े शहर से दूसरे शहर में राब्ता नहीं रह गया था, रोड्स बंद हो गए, एक मैस मोबिलाइजेशन पूरे मुल्क के अंदर, एक कैओस पैदा हो गया। नो यू टेल मी कि क्या करते हैं, आप बता दें सर। लेकिन ये लोगों की लाइफ जिस तरह आपने की है, मुझे इजाजत दें। हाँ ठीक है, प्री ऑपरेशन की डिस्कशन आप कर सकती हैं, उसमें अगर हुकूमत की कहीं नलायकी है इस बात पर है कि एपेक्स कमेटी का इजलास क्यों नहीं हुआ, रद्दुल फसाद के मामले में जो शरपसंदी का खात्मा था क्यों नहीं नोटिस लिया गया, नेशनल एक्शन प्लान पे एपेक्स कमेटी क्यों नहीं बैठी, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की कमेटी की मीटिंग क्यों नहीं कन्वीन हुई, पार्लियामेंट का सेशन क्यों नहीं आया, तमाम मकातब फिक्र के तमाम चारों फिक्र के लोगों को बिठाकर क्यों बात नहीं की गई, क्यों खत्म नबूवत का मामला छिड़ा? ये कोई मजाक है? इज इट अ जोक? पीपल आर लूजिंग देयर लाइफ ऑन द स्ट्रीट। ये जो जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब आज कर रहे हैं, उन्होंने पूरा आर्टिकल 245 पढ़ा होता तो मुमकिन है वो अपने हाथ पिटिशन पर न रखते। आज सुप्रीम कोर्ट क्या पूछ रही है? ये पूछ रही है कि खाना कौन सप्लाई कर रहा है। आई मैं उनको दिखाता हूँ कि किस तरह से डाइवोर्स बैठे हैं वो बेंचेस के ऊपर, या ये जो MNAs MPs के घरों पर हमले हो रहे हैं, ये बिलाल यासीन का, मंशा भट्ट का गुनाह क्या है? राना सनाउल्लाह तो एक्सपोज था, क्या आप इनको ब्लास्फेमियस टैग करना चाहते हैं आज हम सारे मिलके? इज इट अ टॉपिक टू बी टॉक्ड ऑफ लाइक दिस? कमाल होगी यदि लोगों की लाइफ प्रॉपर्टी इज इन डेंजर। ये आप सबक सीखे सन 70 से, सबक सीखे सन 53 से। अगर नहीं किसी ने पढ़ी तो मैं देता हूँ जस्टिस मुनीर की रिपोर्ट, प्लीज काइंडली गो थ्रू इट, इट इज अवेलेबल इन इंग्लिश एंड इट इज अवेलेबल ऑल्सो इन उर्दू। आप उसको देख लें। ये मामला खत्म नबूवत का, ये आग भड़की नहीं रुकेगी, मैडनेस है। देयर हैज टू बी अ मेथड टू दिस, प्लीज स्टॉप इट। मलिक साहब, आप यकीन प्रिया मेरी प्रिया बात सुने, मैं ट्रस्ट मी, मेरी बात सुने, मैं आई एम आस्किंग एवरीबडी, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, भले से प्राइम मिनिस्टर है, भले से कोई पॉलिटिकल पार्टी है, मेरी पॉलिटिकल पार्टी है, ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी है,
सबसे पहले मेरे ईमान का एक दर्जा है ना, मैं एक फेथफुल हूं ना, मैं एक बिलीवर हूं, दैट इज विद मी। अब अगर उसके अंदर ये मामला जो कॉन्स्टिट्यूशन ने बंद कर दिया, अगर किसी गलती से सेवन या दीदा या तनिस्ता जैसे खुल गया और उसको बंद करे, करेक्टिव मेजर्स ने इस मुल्क के पीस एंड ट्रैंक्विलिटी को बचाए। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने किया, अच्छा किया, चीफ मिनिस्टर ने किया, अच्छा किया, प्राइम मिनिस्टर ने किया, अच्छा किया। वी आर ऑल ऑन द वर्ज ऑफ क्लैप्स। रोड पर निकल के देखें हाल के। राइट, बट सर ये भी बात कही गई कि अभी जो इस्तीफे हैं, जो मुआहदा आपने किया है, आप कह रहे हैं अच्छा हुआ कि मुआहदा हो गया, मामला ठीक हो गए, आप काफी जज्बाती भी हैं। ये चाहते हैं कि बैक डाउन ना करे जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब, ये चाहते हैं 2 कमेटियां और बिठा दी इसके ऊपर। ही डजंट वांट दिस मैटर टू डाई डाउन, ये उसको लाइव रखना चाहते हैं, प्रोब करना चाह रहे हैं उसके अंदर, सेक्सुअल कंट्रोवर्सीज को रिजॉल्व करना चाहेंगे रेप जुरिसडिक्शन में। ये कैसा कानून है, कहाँ का कानून है? राइट, रजा हारून साहब, आपने सुना मलिक साहब की बात भी और मावी सिमत साहिबा की भी, क्या यही तरीका था एक मामले को सुलझाने का? मामला बहुत गंभीर हो चुके थे, या ये स्टेट की डिफीट है? देखें फरिया, मैं मलिक साहब को भी अभी सुन रहा हूँ और मैं उनसे बिल्कुल बहुत सारी बातें जो वो कर रहे हैं, यकीन उनके जज्बात हैं और यही जज्बात दूसरी तरफ भी थे। जब जज्बाती सिचुएशन होती है तो फिर संजीदा एक्शन होते हैं, फिर सीरियस एक्शन होते हैं, फिर तहम्मुल मिजाजी का मुजाहरा किया जाता है, फिर वहाँ पे सब लोग सर जोड़ कर बैठते हैं। ऐसा नहीं होता, और बड़ी माजरत के साथ मलिक भाई से, बड़े अच्छे इंसान है, ऐसा नहीं होता मलिक भाई कि जब इतना बड़ा एक्शन हो रहा हो तो वजीर आजम और सूबे का वजीर आला जिसकी बाउंड्री लग रही है वो रायगढ़ में बैठे ना हो, वो फिर इस्लामाबाद में बैठते, फिर एहसन इकबाल साहब इस्लामाबाद बैठते, पब्लिक को अवेलेबल होते, लोगों को बता रहे होते क्या हो रहा है। हमें उस दिन ये चीज़ मिसिंग नजर आई है। मेरा पॉइंट सिर्फ इतना है, मैं बाकी इन बातों के ऊपर नहीं जाना चाह रहा जो मलिक साहब बयान करवा रहे हैं। ये 2 साइड के 2 व्यूज हैं। मैं तो उस एक्शन की तरफ जा रहा हूं जो अननेसेसरी था। अगर धरना, पहले धरना 120 दिन तक कोई बैठ सकता है तो ये धरना भी 2-4 दिन और आगे आप खींच सकते थे, बातचीत हो सकती थी, बातचीत से ही तो आखिर में मामला हल हुआ ना। वो कोई भी उसमें सालिसी का किरदार हुआ हो, किसी ने भी किया हो, और ये बात दुरुस्त है कि इस मामले को हल होना था ना, इस मामले को 4 दिन और थोड़ी ड्रैग ऑन होना था। तो इस बात से तो मैं अग्री करता हूँ, इस मामले को हल भी होना था और बातचीत से ही होना था। और बातचीत में फिर एंड में हमने वही चीजें होते देखी हैं जो पहले दिन से डिमांड थी। तो क्यों नहीं इंगेज किया गया पॉलिटिकली? पार्लियामेंट कहां थी, पार्लियामेंट के स्पीकर कहां थे? अभी थोड़ी देर पहले मैं रजा रब्बानी साहब के बड़े कमेंट सुन रहा था। अब ये क्या टीवी कवरेज के लिए कमेंट्स देते हैं ये लोग? ये टीवी कवरेज जो 20 दिन से रजा रब्बानी साहब एज चेयरमैन सेट, उनका क्या इंटरेस्ट रहा इस मसले में? क्या किया उन्होंने प्रैक्टिकली? स्पीकर या सादी साहब ने प्रैक्टिकली क्या किया? पार्लियामेंट ने जिससे ये असल मामला, जिस जगह से मामला बाहर आया है, उस पार्लियामेंट के कस्टोडियन ने क्या किया? एक कस्टोडियन है स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली, दूसरा कस्टोडियन है चेयरमैन सेनेट। तो ये क्या कस्टोडियन सिर्फ अपनी कुर्सी पे बैठने के लिए? मैं इसका जवाब ये है सवालात, ये सवालात जिन सवालात के ऊपर जाना चाहिए, ना कि हम ये बोले कि किसी ने हथियार डाल दिए। नहीं, कोई डिफीट नहीं हुई, किसी ने हथियार नहीं डाले, कुछ नहीं हुआ। एक मामला जो था उस मामले को रिजॉल्व हुआ है कल। ये मेरा तो उसके ऊपर टेक है, लेकिन उसमें कहां फॉल्ट हुई, कहां पार्लियामेंट, चीफ एग्जीक्यूटिव, मिनिस्ट्री अपना रोल अदा नहीं। और ये एहसन इकबाल साहब का ये कहना कि मुझे पता ही नहीं, एब्सोल्युटली नॉनसेंस है। क्यों नहीं पता भाई? देखिए, मैं इसमें देखें, पार्लियामेंट जो तमाम इदारों को, एक तो ये हमें इल्म होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशनली अपना रोल अदा करना चाहिए और अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्रीज में रहना है। अब जो पार्लियामेंट है उसके पास कोई एग्जीक्यूटिव पावर नहीं है। पार्लियामेंट जो है वो हुकूमत से जवाब तलब कर सकती है, और अगर कुछ गलती हुई है लॉ में, जो कि मैं नहीं समझती हुई थी, लेकिन अगर हुई है वो एक उसको दुरुस्त कर लेना चाहिए था। अच्छा, अब वो पार्लियामेंट ने तो वो दुरुस्त कर लिया, उस इनका धरना शुरू होने से पहले पार्लियामेंट ने पास कर दी भाई वो अमेंडमेंट। उसके बाद पार्लियामेंट जवाब तलब भी करती रही हुकूमत से कि भाई क्या है। आज भी देखें, हुकूमती वजीर जो है वो मौजूद नहीं थे सेनेट में, और इसी वजह से जो है चेयरमैन सेनेट ने अपना गुस्से का, बरहमी का इजहार किया कि भाई वजीर आजम कहाँ है, वो बाहर गए हुए हैं, वजीर दाखिला कहाँ है, वो लाहौर में है। तो उन्होंने ये फरमाया कि भाई ठेके पे दे दें गवर्नमेंट को, हुकूमत जो है वो उसकी रेट। और दूसरी बात यह है कि बिल्कुल डार्क डे है ये, जो आपको ये इल्म होना चाहिए कि आज हम लोगों ने सरेंडर के इस आप एग्रीमेंट को देखिए, इस एग्रीमेंट में एक लफ्ज माफी तलाफी का इन गुंडों ने नहीं लिखा हुआ,
एक लफ्ज आपने माफी का मंगवाया उनसे? वो कह रहे हैं कि जिन्होंने पुलिसमैन को मारा, जिन्होंने वजीरों के घरों को जलाया, जिन्होंने सहाफियों को मारा, जिन्होंने बाईपासेस को मारा, जिन्होंने गाड़ियां जलाई, जिन्होंने अमलाक का नुकसान किया, उनको छोड़ देंगे। और ये उस वक्त तक नवाबजादे वहां से हिलेंगे नहीं जब तक छोड़ेंगे नहीं। एक लफ्ज माफी का नहीं मांगा तो और स्टेट की डिफीट क्या होती है? आप इस बात पे फखर में मुब्तला हैं कि जनाब ये बड़ा फखरिया बात हो गई कि वो वहां से डिस्पर्स अभी तक नहीं हुआ। बाय द वे, राजा जफरुल हक, लीडर ऑफ द हाउस सेनेट PMLN, इन्होंने अभी कोई आधा घंटा पहले कहा है फ्लोर ऑफ द हाउस पे, आप जाकर उनकी देखिए प्रोसीडिंग्स, फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा है कि ये डिस्पर्स होने से फिर इनकार कर रहे हैं और ये कह रहे हैं जब तक हमारे पूरे लोग बाहर नहीं आएंगे हम लोग यहां से नहीं हिलेंगे। तो ये तो आर्मी जो सालिसी की, ये तो उसकी भी बेइज्जती कर रहे हैं। पगड़ी उछाल रहे हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, जिनका नाम उन्होंने लिखा एग्रीमेंट में कि जी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने बड़ा अच्छा कर दिया। ये तो जनरल न्याजी वाला एग्रीमेंट किया दोबारा आज। मैं माफी चाहती हूं। We'll take a break. General Sahab, straight after a break. Keep watching tonight's Fair. ये हमें इस हकीकत को समझना चाहिए राइट फ्रॉम द अर्ली डेज। 1953 का मैं जो मौजूदगी की मूवमेंट का कहता हूँ वो इसीलिए कि उस वक्त से हमारे मुल्क में एक मजहबी जुनूनियत मौजूद थी, ठीक, खास तौर पे ख़त्म नबूवत के वजह से। और उसमें बहुत सारे लोग, आम आदमी जो तालीम याफ्ता नहीं है, वो समझते नहीं है इसका मतलब, लेकिन जब नबी का नाम उनके सामने लेते हैं तो ये लोग सारे जो हैं वो जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं। मैंने जुल्फकार अली भुट्टो के वक्त में जो उनके खिलाफ मूवमेंट चली थी, उसमें मूवमेंट चलाई गई रिगिंग के ऊपर के भुट्टो साहब ने रिगिंग की है, ठीक, लेकिन वो मूवमेंट पे कब ना हो सकी। राइट, जो ऑपोजिशन थी वो मायूस हुई कि ये मूवमेंट चल नहीं रही। फिर वहां पे नारा इजाद हुआ निज़ाम मुस्तफ़ा का, ठीक, और जब निज़ाम मुस्तफ़ा का नारा लगा तो इतनी मखलूक बाहर निकली कि वहां पे लोगों ने हमने आर्मी इस्तेमाल की। You are saying कि सवाए बातचीत के कोई तरीका नहीं था, आर्मी यूज ऑफ आर्मी जो है वो इट हैड ए नेगेटिव इफेक्ट। फिर एक दो मरे तो फिर लोगों ने उनके जनाजे लेके चलने शुरू हो गए, फिर जनाजों की दूसरे शहरों में गायबाना नमाजें शुरू हो गई। लोग आके कहते थे मारो, हम तो नबी के नाम पे शहीद होने आए हैं। तो फिर एक वक्त आया कि आपके सिपाहियों ने कहा ये नबी का नाम लेते हैं, हम क्यों गुनाह कमाए मार के इनको। एक रात में 3 ब्रिगेडियर इस्तीफा दे गए, क्योंकि वो कहने लगे कि जी अपने लोगों को मार मार के हम तंग आ गए, ये नहीं होना चाहिए। तो बात यह है कि सिचुएशन आपके हाथ से निकल सकती है यूज ऑफ फोर्स में। ये होना ये चाहिए था कि शुरू में ही आप इसको एक इस्तीफा, जो कि चीफ मिनिस्टर ने कहा भी था। मलिक साहब, ये बात तो है कि चीफ मिनिस्टर ने पहले सजेशन दी थी कि आप इस्तीफा ले लें, क्या उनकी बात नहीं सुनी गई थी? कोई वजह थी? देखिए फिया, जो कल का इस पे मैं ग्रेट एंड ह्यूज रिगार्ड फॉर मारवीज अप्रोच जो भी उनकी होती है, और उसमें हमेशा शी इज वेरी क्लियर। लेकिन मैं एक बात कहूँ कि ये कौन सी कोई हिंदुस्तान की फौज थी जहाँ पे जनरल न्याजी ने हथियार डाल दिए? ये अवाम पाकिस्तान थी, और जिस तादाद में थी, मैं आपको अपना फर्स्ट हैंड अकाउंट बता रहा हूँ। आई हैव ट्रेवल्ड फ्रॉम वन डिस्ट्रिक्ट टू अनदर, पीपल इन मैसेज वर आउट ऑन स्ट्रीट, और इस तरह से था कोई 10 साल से लेके जिस उम्र का बच्चा डंडा हाथ में पकड़ के बात कर रहा था। और मैं आपको ये बताऊं कि अगर इसको प्रैग्मेटिक अप्रोच के साथ रिजॉल्व ना करते, चीफ मिनिस्टर अपना रोल प्ले ना करते, कल वो ये मीटिंग कन्वीन ना होती और उसमें जाकर ये सेटलमेंट्स ना होती। और ये ठीक है, मैं मारवी के साथ इस बात पे इत्तेफाक करता हूँ कि जो लाइफ लॉस हुआ, जो हमारे पुलिस कांस्टेबल्स को शहादतें हुई, जो जख्मी पड़े हॉस्पिटल्स के अंदर, बर्न की गई, उसके अंदर जो मॉब की फिर क्या फिर साइकी होती है। कभी मॉब हैंडलिंग देखी? मॉब हैंडलिंग के टाइम पे आप उसको बाय द बुक चीजों के साथ नहीं लेकर जा रहे हो। ये पूरा मॉब बन चुका था और उस मॉब को हैंडल करना एक सिचुएशन थी, और ये बिल्डअप होता जा रहा था। ये कुछ छोटा नहीं था, ये एक बड़ी अजीब सिचुएशन थी। इससे ज्यादा क्रिटिकल क्या होगी कि आपकी स्टेट स्कूल्स ऑफ कर रही है, पेट्रोल अवेलेबल नहीं है, आपके जो आपकी पूरी जो सिविक लाइफ है वो डिस्टर्ब हो चुकी थी। ये 3 दिन के अंदर 21 दिन का जो उनका धरना था, वहां बैठे थे, वहां पर मैंने आपसे कहा कि 5 इकदाम होने चाहिए थे। हेट स्पीच कर्टेल होनी चाहिए थी, किसने अलाउ किया? मौलाना